चलो बच्चों, एरिया चेंज के कारण इंड्यूस ईएमएफ का एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ प्रॉपरली लिख दी है। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी लिख दिया, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी प्रॉपरली लिख दी है। तो तुम वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अभी मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग मेटल से बना कोई सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप को क्रॉस डायरेक्शन के किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्म भी है और टाइम के साथ कांस्टेंट भी है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.04 टेस्ला इतनी है ना। अब देखो, अब ऐसा कर रहे हैं कि लूप को एक्सपेंड करा रहे हैं। लूप को एक्सपेंड कैसे करा सकते हैं वो भी देख सकते हैं। एक तो इसको गर्म करो तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण भी लूप एक्सपेंड होगा, या फिर इसको चारों ओर से खींचे तब भी लूप एक्सपेंड होगा। तो कुछ भी करके हम इस लूप को एक्सपेंड करा रहे हैं, है ना। तो लूप एक्सपेंड कर रहा है और इस लूप की जो रेडियस है वो 2 मिलीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो हमको पूछा है कि बढ़ते बढ़ते जिस इंस्टेंट पर इस लूप की रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाए और उस इंस्टेंट पर लूप का रेजिस्टेंस 4 ओम हो, तो इस इंस्टेंट पर, है ना, इस इंस्टेंट पर लूप में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा और इस इंस्टेंट में लूप से बहने वाली करंट कितनी होगी वो हमको देखना है। चलो बच्चों, इसको करते हैं। तो देखो, इस बार लूप पर लगाया गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन लूप को एक्सपेंड करा रहे हैं, है ना। और हमको दे रखा है कि एक्सपेंशन के कारण लूप की रेडियस 2 मिलीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो तुम बताओ कि ये 2 मिलीमीटर पर सेकेंड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब dr/dt कह सकते हैं ना। एक्सपेंशन के कारण इसकी रेडियस 2 की कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो बताओ 2 मिलीमीटर पर सेकेंड क्या दे रखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है, मतलब dr/dt दे रखा है, और है ना। और तुम बताओ कि इसकी रेडियस 2 मिलीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही है, इसलिए dr/dt प्लस 2 मिलीमीटर पर सेकेंड होगा। ये इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 और मिलीमीटर को 10⁻³ तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। बस अब हमको पूछा है ना, अब हमको पूछा है कि बढ़ते बढ़ते जिस इंस्टेंट पर इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाए, इसको मीटर में 2 × 10⁻² मीटर बोलेंगे ना। बस इनका कहने का मतलब ये है कि बढ़ते बढ़ते जिस इंस्टेंट पर इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाए और रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाए, तो उस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर लूप में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा वो देखना है ना। तो बस हम साफ साफ बोल सकते हैं कि इस पर लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन लूप एक्सपेंड कर रहा है, तो इसकी रेडियस बढ़ रही है, मतलब इसका एरिया भी बढ़ रहा है ना। तो बताओ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन लूप से एनक्लोज एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। और बताओ, फ्लक्स चेंज होगा तो लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस वही अपना घिसा पिटा तरीका कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पर, है ना, किसी भी जनरल इंस्टेंट पर इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे और उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, है ना। तो चलो, है ना, तो चलो तब इस बार मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन लूप लगातार एक्सपेंड हो रहा है, मतलब इसकी रेडियस लगातार बढ़ रही है। तो चलो मान लेते हैं कि इसकी रेडियस लगातार बढ़ रही है, और मान लेते हैं कि बढ़ते बढ़ते किसी इंस्टेंट पर इसकी रेडियस r है, तो इस इंस्टेंट पर इससे गुजरने वाला फ्लक्स देखते हैं ना। तो आराम से बताओ कि इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड लूप की सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, इसलिए इस बार भी लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? सिंपली b × a। तो लूप से गुजरने वाला फ्लक्स सिंपली b × a। तो तब b तो लगाया गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो तो 0.04 टेस्ला जितना कांस्टेंट है, इनटू a इस लूप से एनक्लोज एरिया, तो सर्कुलर लूप है तो एनक्लोज एरिया πr², है ना। तो बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, लेकिन लूप एक्सपेंड हो रहा है तो इसकी रेडियस बढ़ रही है। तो बताओ रेडियस बढ़ेगी तो गुजरने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स चेंज होगा
तो लूप में वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा, और हमको अच्छे पता है कि लूप में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, सिंपली d∅dt। बस उसके लिए सिंपली इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि 0.04 पाई तो कांस्टेंट है बाहर, है ना, दो कि 0.05 सॉरी क्या बोल गया 0.04 पाई तो कांस्टेंट है इससे बाहर, और बचा आर स्क्वायर, है ना, तो कांस्टेंट तो बाहर और बचा आर स्क्वायर है। तो तुम बताओ कि है आर स्क्वायर और उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इस बार हमको किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, और ये तुमको, है ना, ये तुमको चमका कर बताया होगा कि किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन, तो r की पावर 2 का डिफरेंशिएशन तो 2r इनटू फिर अंदर वाले का एक बार और डिफरेंशिएशन। तो बताओ, है ना, बताओ r का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, dr/dt, है ना। तो इस पैसे किया कि ये d∅dt, तो कांस्टेंट बाहर r स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में, तो पहले पूरे का डिफरेंशिएशन 2r इनटू अंदर वाले का एक बार और, तो r का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dr/dt, तो इंड्यूस ईएमएफ इतना आ गया। अब वैल्यू रख सकते हैं, है ना, इधर वैल्यू रख सकते हैं। तो चलो तुम, है ना, तुम बताओ कि इसमें dr/dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो बताओ इसकी रेडियस 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही है, इसलिए ना, इसलिए dr/dt प्लस 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना, तो रेडियस 2 मिलीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही है, इसलिए dr/dt प्लस 2 मिलीमीटर पर सेकेंड या मीटर में 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और r क्या होगा, उस इंस्टेंट पर इसकी रेडियस। तो बताओ उस इंस्टेंट पर इसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर। बस इसको सॉल्व करेंगे तो इस इंस्टेंट पर इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, इस इंस्टेंट पर इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 × 2 × 2 8 × 4 32 इंटू 10⁻³ -2 और -2 करेंगे तो 10⁻⁻7, इसको -1 × 10⁻⁻6 लिख देता हूं ना। बस इस इंस्टेंट पर इस पर ईएमएफ कितना जनरेट होगा, 32 × 10⁻⁻1 को तो हम लिख सकते हैं 3.2, सॉरी पाई भूल गया, इंटू पाई भी होगा, है ना। तो 32 × 10⁻⁻1 को 3.2 पाई और 10⁻⁻6 वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो वोल्ट। बस हम बोल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू इतना आएगा, है ना। और हमको अच्छे पता है कि फॉर्मूले से तो हम इंड्यूस ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी माइनस साइन आता है तब भी इसको इग्नोर कर देना। तो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इतना हो गया। अब बताओ ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया और सर्किट भी कंप्लीट है, तो करंट भी फ्लो होगी। तो बस करंट कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि करंट कितनी होगी, इस इंस्टेंट पर रास्ते का ईएमएफ ओवर इस इंस्टेंट पर रास्ते का रेजिस्टेंस। तो तुम बताओ कि इस इंस्टेंट पर रास्ते का ईएमएफ कितना है, 3.2 माइक्रोवोल्ट अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस बताओ इस इंस्टेंट पर इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है, 4। तो सॉल्व करेंगे तो 0.8 पाई माइक्रो एम्पियर। तो इस इंस्टेंट पर करंट इतनी बहेगी, है ना। अब मैंने तुमको चमका कर बताया था, है ना, क्लियर बताया था कि फॉर्मूले से तो हम ईएमएफ या करंट का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी डायरेक्शन को हम लेंस लॉ से अलग से एडजस्ट करते हैं। तो चलो इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तुम बताओ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स भी क्रॉस डायरेक्शन का होगा, मतलब एंटर करने वाला होगा। अब तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन लूप एक्सपेंड हो रहा है, मतलब इस लूप का रेडियस बढ़ रही है ना। कोई कि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है लेकिन लूप एक्सपेंड हो रहा है, इसकी रेडियस बढ़ रही है। तो बताओ रेडियस बढ़ेगी तो लूप से एनक्लोज एरिया भी बढ़ेगा, और एनक्लोज एरिया बढ़ेगा तो क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स भी
बढ़ेगा है। तो तुम बताओ कि क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो लूप में करंट ऐसी इंड्यूस होगी जो इस फ्लक्स को घटाने का ट्राई करे। और बताओ फ्लक्स को घटाने के लिए लूप को अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मतलब डॉट डायरेक्शन में क्रिएट करना होगा, है ना। तो बताओ कि खुद का मैग्नेटिक फील्ड, है ना, खुद का मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में क्रिएट करने के लिए करंट ऐसी बहानी होगी। बस कंफर्म है कि इस बार करंट ऐसी बहेगी मतलब एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, और करंट एंटी क्लॉकवाइज बहाने के लिए ईएमएफ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना होगा। बस ईएमएफ और करंट का मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया और उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये आ गया। कई बार पूछता है कि इस इंस्टेंट पर रेट ऑफ जूल हीटिंग प्रोड्यूस, है ना, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितना होगा वो पूछता है। तो बस तुम आराम से कर सकते हो। ये बताओ, ये पूरा लूप रेजिस्टेंस से मिलकर के बना है, तो इसमें रेट ऑफ हीट, है ना, इस इंस्टेंट पर रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो या फिर ई स्क्वायर अपन आर भी लिख सकते हो, तो उससे रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस आ जाएगा। दोनों यूज कर सकते हो, आंसर वही आएगा, लेकिन ई स्क्वायर अपन आर यूज करेंगे तो अपनी पेन की कम वेस्ट होगी, आई स्क्वायर आर करेंगे तो थोड़ा से ज्यादा शब्द लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हो। देखो बच्चों, कई बार ईएमआई के क्वेश्चन सरफेस टेंशन से मिक्स करके पूछे जाते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखना है। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि सोप सॉल्यूशन की पतली सी कोई फिल्म है जिसका सरफेस टेंशन कांस्टेंट T है, और सोप सॉल्यूशन की फिल्म के बीच हमने कंडक्टिंग धागे का कोई ऐसा लूप रखा है। फिर हमको दे रखा धागा इनएक्सटेंसिबल, इसकी लेंथ L है। उसके बाद यूनिफॉर्म धागा है जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ होगा। और हमको दे रखा है कि शुरू में जो लूप है वो बिल्कुल स्ट्रिंग का है, मतलब सिकुड़ा हुआ है, और शुरू में लूप, है ना, शुरू में इस लूप के अंदर का एनक्लोज एरिया L स्क्वायर बाय 8 पाई है, और इस पूरे सिस्टम पर डॉट डायरेक्शन का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट भी है ना। अब तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि अभी तो इस लूप के अंदर भी सोप सॉल्यूशन की फिल्म है और बाहर भी सोप सॉल्यूशन की फिल्म है, तो तब बाहर वाली जो फिल्म है या बाहर वाली सरफेस है वो भी इस लूप को खींचेगी और अंदर वाली सरफेस भी लूप को खींचेगी, तो अभी तो इस धागे पर कोई इफेक्टिव फोर्स नहीं होगा, तो अभी तो धागा ऐसा ही रहेगा। लेकिन चलो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो है ना, वैसा करते हैं कि लूप के अंदर वाली जो फिल्म है उसको हम पंक्चर कर देते हैं। तो अंदर वाली फिल्म को पंक्चर कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद लूप के अंदर जो सोप सॉल्यूशन की फिल्म है वो गायब हो जाएगी। तो बताओ अब केवल बाहरी सोप सॉल्यूशन की फिल्म बचेगी। तो तुम बताओ कि बाहर वाली जो फिल्म है या बाहर वाली जो सरफेस है वो लूप को चारों ओर से खींचेगी, है ना। तो बाहर वाली जो फिल्म है मतलब बाहर वाली सरफेस जो है वो लूप को चारों से खींचेगी, तो उसके कारण लूप एक्सपेंड होगा। और तुम बताओ कि फाइनली, है ना भाई, कि बाहर वाली जो फिल्म है उसको खींचेगी तो उसके कारण लूप एक्सपेंड होगा और फाइनली मैक्सिमम एक्सपेंड होकर के सर्कुलर शेप ले लेगा। और हमको दे रखा है कि लूप को यहां से सर्कुलर शेप लेने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी इतना लग रहा है। तो बताओ कि इस ड्यूरेशन में लूप एक्सपेंड हुआ मतलब एनक्लोज एरिया बढ़ा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि यहां से लेकर के यहां तक, है ना, यहां से यहां तक इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे ड्यूरेशन के ड्यूरिंग इस लूप के किसी भी एक सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा वो देखना है। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इस ड्यूरेशन में लूप में इंड्यूस होने वाला एवरेज ईएमएफ और एवरेज करंट कितनी होगी। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि एक बार लूप सर्कुलर शेप ले लेगा उसके बाद लूप के धागे में टेंशन कितनी होगी वो भी पूछा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। तुम बताओ कि अंदर वाली फिल्म को अगर पंक्चर कर देंगे ना, बताया था ना कि अंदर वाली फिल्म को पंक्चर कर देंगे तो केवल बाहरी फिल्म रहेगी और बाहर वाली जो सरफेस है लूप को खींचेगी, है ना। तो बाहर वाली सरफेस लूप को चारों से खींचेगी तो उसके कारण लूप एक्सपेंड होगा और लास्ट में मैक्सिमम एक्सपेंड होकर के सर्कुलर शेप पे लेगा। तो चलो, है ना, तुमको बताया कि फाइनली लूप मैक्सिमम एक्सपेंड होकर के सर्कुलर शेप ले लेगा। तो बस सबसे पहले देखते हैं कि लूप जब
सर्कुलर शेप ले लेगा तो इसके सर्कुलर शेप की रेडियस कितनी होगी वो देखना है ना। तो आराम से बताओ, ठीक है। फिर तुम इसको आराम से बताओ कि लूप का जो धागा है वो बिल्कुल इनएक्सटेंसिबल है ना। तो लूप का धागा बिल्कुल इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए इस लूप के धागे की टोटल लेंथ कंजर्व रहेगी, है ना। समझते हो कि धागा इनएक्सटेंसिबल है मतलब लूप की टोटल लेंथ कंजर्व रहेगी, मतलब टोटल लेंथ जितनी शुरू में होगी उतनी बाद में रहेगी। चलो पहले शुरू में तुम बताओ, तुम बताओ कि शुरू में लूप की टोटल लेंथ कितनी है एल, और फाइनली लूप की टोटल लेंथ बताओ। फाइनली लूप सर्कुलर शेप ले लेता है जिसकी रेडियस आर है, तो फाइनली इसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू एल बाई 2 पाई, है ना। बस हम लिख सकते हैं, है ना। हम लिख सकते हैं कि फाइनली लूप सर्कुलर शेप ले लेगा जहां लूप की रेडियस कितनी हो जाएगी l बाई 2 पाई। तो बस लूप की रेडियस कितनी हो जाएगी तो लूप का फाइनल एरिया कितना होगा वो भी देख सकते हो। तो बताओ लूप की फाइनल रेडियस कितनी हो जाएगी, तो लूप का फाइनल एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर की जगह एल बाई 2 पाई का स्क्वायर, तो लूप का फाइनल एरिया कितना हो जाएगा यार एल स्क्वायर बाय 4 पाई, है ना। बस हमको दे रखा है कि लूप को यहां से सर्कुलर शेप तक एक्सपेंड होने में टाइम डेल्टा टी लगा है। बस वो हमको देखना है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, एवरेज ईएमएफ कितना होगा, ये सब देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि ये हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण बहने वाला टोटल चार्ज कितना होता है डेल्टा फाई ओपन आर, मतलब फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल ओपन आर, और एवरेज ईएमएफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, मतलब फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल ओपन डेल्टा टी। ये तो हमको अच्छे पता है ना। हमको अच्छे पता है कि बहने वाला टोटल चार्ज हो या एवरेज ईएमएफ हो, उसके लिए हमको डेल्टा फाई देखना है, मतलब फाई इनिशियल कितना होगा और फाई फाइनल कितना होगा वो देखना है ना। तो बहने वाला चार्ज और एवरेज ईएमएफ के लिए हमको देखना होगा कि इस लूप से गुजरने वाला इनिशियल फ्लक्स कितना होगा और फाइनल फ्लक्स कितना होगा वो देखना होगा। चलो पहले इस लूप से गुजरने वाला इनिशियल फ्लक्स देखते हैं। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है तो फ्लक्स सिंपली बी इंटू ए। तो तुम बताओ, है ना। तुम बताओ कि इनिशियली लूप से एनक्लोज एरिया एल स्क्वायर बाय 8 पाई है, तो इनिशियली इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स बी इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी इंटू शुरू में एनक्लोज एरिया कितना है एल स्क्वायर बाय 8 पाई, तो इनिशियल फ्लक्स आ गया। ऐसे फाइनल फ्लक्स भी देख सकते हो, है ना। फाइनल फ्लक्स भी देख सकते हो। तो तुम बताओ कि फाइनली लूप से एनक्लोज एरिया एल स्क्वायर बाय 4 पाई हो गया है, तो फाइनली लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बी इंटू ए फाइनल, तो बी इंटू ए फाइनल कितना है एल स्क्वायर बाय 4 पाई। बस आराम से बताओ कि इनिशियल फ्लक्स आ गया, फाइनल फ्लक्स आ गया, तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा सिंपली फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। और बताओ चेंज इन फ्लक्स आ गया तो हम बाकी सारे पार्ट निकाल सकते हैं ना। चलो सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि यहां से यहां तक के पूरे प्रोसेस में, मतलब इस पूरे ड्यूरेशन में किसी भी एक सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा, है ना। तो ये चीज मैंने, है ना, ये चीज मैंने ईएमआई के सबसे स्टार्टिंग में बताई थी ना। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण किसी भी सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होता है डेल्टा फाई ओपन आर, या डिटेल में लिखें तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल ओपन रेजिस्टेंट आर वैल्यू रखते हैं। तो फाई फाइनल कितना है बी एल स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस फाई इनिशियल कितना है बी एल स्क्वायर बाय 8 पाई ओपन आर इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना होगा लैम्डा इंटू लेंथ एल। बस इसको सॉल्व करेंगे, तुम्हारे पास बहने वाला टोटल चार्ज आएगा। सॉल्व तो कर लोगे ना, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक एल से एक एल कैंसल, तो बी एल ओपन 8 पाई लैम्डा, तो देने वाला टोटल चार्ज आ गया। चलो दूसरा पार्ट पूछा है कि यहां से यहां तक इस पूरी ड्यूरेशन के ड्यूरिंग लूप में इंड्यूस होने वाला एवरेज ईएमएफ
कितना होगा वो देखना है। तो देखो, है ना, देखो ये वाली चीज भी मैंने तुमको बिल्कुल चमका कर बताई थी कि लूप में इंड्यूस ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तो डी फाई बाई डी टी होता है, लेकिन एवरेज ईएमएफ कितना होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मतलब फ्लक्स में टोटल चेंज ओपन टोटल टाइम, फ्लक्स में टोटल चेंज को फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल ओपन डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यू रख दो, फाई फाइनल कितना है, बी एल स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस फाई इनिशियल कितना है, बी एल स्क्वायर बाय 8 पाई अपन डेल्टा टी। तो इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास एवरेज ईएमएफ आ जाएगा बी एल स्क्वायर बाय 8 पाई डेल्टा टी, ये एवरेज ईएमएफ आ गया। और हमको आगे एवरेज करंट निकालनी है, चलो ये लिख देता हूं, एवरेज ईएमएफ इतना आ गया। अब आगे हमको एवरेज करंट निकालनी है, तो बस हमको अच्छे पता है कि बताओ करंट कितनी होती है, ईएमएफ अपन रास्ते का रेजिस्टेंस, तो एवरेज करंट कितनी होगी, एवरेज ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो बताओ कि एवरेज ईएमएफ तो अपने पास आ गया था ना, बी एल स्क्वायर बाय 8 पाई डेल्टा टी अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस लैम्डा है। ऐसे भी निकाल सकते हो, या तुम चाहो तो एवरेज करंट दूसरे टाइप से भी निकाल सकते हो ना, कि करंट होती है डी क्यू बाई टी, तो एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू तो बहने वाला टोटल चार्ज, ये बी एल बाई 8 पाई लैम्डा ऊपर डेल्टा टी टाइम इंटरवल, तो इससे एवरेज ईएमएफ और एवरेज करंट आ गया, है ना। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ध्यान रखना, तो इसमें ये चीज मैंने तुमको चमका कर बताई थी। बताओ ये जो फॉर्मुलेज है उससे तो हम ईएमएफ या करंट का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, तो इन फॉर्मुले से तो हम ईएमएफ करंट बहने वाला चार्ज उसका केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी डायरेक्शन को लेंस लॉ से अलग से एडजस्ट करते हैं, और डायरेक्शन तुम फटाफट देख सकते हैं। तो बताओ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन वाला है, तो फ्लक्स भी डॉट डायरेक्शन वाला होगा, मतलब निकलने वाला होगा। अब तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि लूप एक्सपेंड हो रहा है, मतलब लूप से एनक्लोज एरिया बढ़ रहा है, तो डॉट डायरेक्शन वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो तुम, है ना, तुम बताओ कि डॉट डायरेक्शन वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो लूप यही लिखता कि डॉट डायरेक्शन वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो लूप में करंट ऐसी इंड्यूस होगी जो इस फ्लक्स को घटाने का ट्राई करे, और घटाने के लिए लूप को अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्रॉस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना होगा। और बताओ, खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए करंट ऐसी बहनी होगी, तो करंट ऐसी बहेगी, ठीक, करंट ऐसी बहेगी मतलब क्लॉकवाइज बहेगी, और करंट क्लॉकवाइज बहाने के लिए ईएमएफ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करना होगा, तो बहने वाला टोटल चार्ज भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एवरेज ईएमएफ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एवरेज करंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये सब तुम निकाल सकते हो। एक और चीज देख सकते हो, है ना, इसमें, ठीक है ना, इसमें एक और चीज देख सकते हो। बताओ ये लूप एक्सपेंड हो रहा है ना, तो तुम बताओ कि यहां से यहां तक लूप एक्सपेंड हो रहा है, तो तुम बताओ कि जब तक लूप एक्सपेंड होगा ना, है ना, बताओ जब तक लूप एक्सपेंड होगा तब तक तो इसका एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब तब तक तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन तुम बताओ कि एक बार लूप सर्कुलर शेप ले ले, तो बताओ कि एक बार लूप सर्कुलर शेप ले लो, उसके बाद अब लूप और एक्सपेंड नहीं होगा, और बताओ लूप और एक्सपेंड नहीं होगा मतलब अब फ्लक्स और चेंज नहीं होगा, फ्लक्स और चेंज नहीं होगा मतलब अब ईएमएफ या करंट जीरो हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि जब तक लूप एक्सपेंड हो रहा है तभी तक फ्लक्स चेंज होगा, तभी तक ईएमएफ इंड्यूस होगा और तभी तक करंट फ्लो होगी। लेकिन एक बार सर्कुलर शेप ले लिया उसके बाद अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ या करंट भी जीरो हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट देखना, है ना, थर्ड पार्ट देखना। देखो थर्ड पार्ट में पूछा है कि सर्कुलर शेप ले लिया उसके बाद लूप में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो हमको बताया कि एक बार लूप ने सर्कुलर शेप ले लिया उसके बाद एनक्लोज एरिया कांस्टेंट, फ्लक्स भी कांस्टेंट, तो उसके बाद ईएमएफ जीरो मतलब करंट जीरो ना, तो सर्कुलर शेप ले लेगा उसके बाद इसमें करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो बताओ करंट जीरो हो गई तो इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन बताओ बाहर सोप सॉल्यूशन की फिल्म है उसके कारण बाहर की ओर सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, है ना। दोस्तों बताओ कि अभी बाहर सब जगह
सॉफ्ट सॉल्यूशन की फिल्म या सरफेस है, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन की फिल्म या सरफेस इस रिंग के धागे को चारों ओर से खींचेगी, और सरफेस चारों ओर से खींचेगी तो उसके कारण धागा टाइट हो जाएगा, मतलब रिंग में टेंशन क्रिएट होगी। तो रिंग में टेंशन कितनी क्रिएट होगी वो देखना है। तो तुम बताओ कि इस बार बाहर की ओर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है ना, और मैंने तुमको है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था ना, चमका कर बताया था पूरी फिजिक्स में कभी भी बाहर की ओर फोर्स लग रहा हो और उसके कारण इस रिंग में टेंशन निकालनी हो तो उसके लिए शॉर्टकट या जुगाड़ बताया था। तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए सरफेस टेंशन फोर्स को स्केलर मान लेते हैं, और स्केलर मानते हुए रिंग पर लगने वाले सारे सरफेस टेंशन फोर्सेस का स्केलर एडिशन करते हैं। बताओ सारे सरफेस टेंशन फोर्सेस का स्केलर एडिशन कितना होगा, T इंटू टोटल लेंथ। तो T इंटू टोटल लेंथ 2πr होगी, लेकिन वो L के बराबर ही होगी, है ना। बताओ लेंथ तो कंजर्व रहेगी। तो रिंग पर लगने वाले सारे सरफेस टेंशन फोर्सेस का स्केलर एडिशन T इंटू L, T इंटू L टोटल 2πr, लेकिन इसको L ही बोल सकते हैं। तो सारे सरफेस टेंशन फोर्सेस का स्केलर एडिशन T इंटू L टोटल 2πr, और 2πr को L ही बोल सकते हैं ना। तो ये हो गया। लेकिन ये भी पता है कि होता सॉफ्ट सॉल्यूशन की फिल्म है तो उसमें दो सरफेस होंगी, एक तो बताओ आगे वाली सरफेस और एक पीछे वाली सरफेस। तो आगे वाली सरफेस भी खींचेगी, पीछे वाली सरफेस भी खींचेगी, इसलिए टोटल फोर्स इंटू 2 होता है ना। और लास्ट में फिर भगवान का नाम लेकर के 2π का डिवाइड कर देना। फिर सॉल्व करोगे तो टेंशन तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, 2T इंटू L ये आ जाएगी। ओ सॉरी कितनी आएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2Tn बाय 2π ये इतनी टेंशन आ जाएगी।